आनंद राठी वेल्थ के जॉइंट सीईओ फिरोज अजीज हमारे साथ हैं। फिरोज जी, गुड आफ्टरनून। वॉर लाइक सिचुएशन में एक नॉर्मली कहा जाता है कि नियर टर्म में बहुत प्रेशर होता है, लेकिन वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन इस बार भी मार्केट में प्रेशर तो काफ़ी है। आप बताइए, आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस मार्केट को? नहीं सर, कंप्लीटली सीमित हूँ आपसे। मैं गुड आफ्टरनून। जैसे आपने कहा ना, वॉर में जब भी बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है वो ज्यादातर बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, अनलेस वॉर इस मकाम पे पहुंच जाए, जैसे वर्ल्ड वॉर 3 जैसी बातें करते हैं लोग, न्यूक्लियर। ऑफ कोर्स दैट वी हैव नॉट सीन इन डेकेड्स। वॉर, ऐसी वॉर जो एस्केलेट होती है फिर वापस डी एस्केलेट भी हो जाती है। दैट्स द ओनली रिस्क यू रन इफ इट गेट्स एस्केलेटेड टू द न्यूक्लियर लेवल। अदरवाइज ये बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। आप अगर देख लें, आप गल्फ वॉर की ले लें, लिबियन सिविल वॉर 2011 में हुई थी। यूक्रेन वॉर में काफी बाइंग अपॉर्चुनिटी आई थी, 16,000 पे पहुंच गई थी निफ्टी जून 22 में। फरवरी 22 में स्टार्ट हुई थी यूक्रेन की वॉर, तब भी ऑलमोस्ट 16,000 पे निफ्टी गई थी। सो दोज वर ऑल बाइंग अपॉर्चुनिटीज। सो आई थिंक इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे ही देखना चाहिए हुआ। सेकंड, आई थिंक ब्रॉडर मार्केट की ऐसे दिन पे अगर फॉल, अंडर परफॉर्मेंस निफ्टी से आधा 1% ना हो, दैट इज शॉकिंग। दैट मीन्स एक थोड़ी बॉटमिंग है स्मॉल कैप स्पेस में, स्पेशली लार्ज वेट में। आज हम देख रहे हैं कि निफ्टी और स्मॉल कैप में अंडर परफॉर्मेंस आधा परसेंट का है। ज्यादातर ऐसे दिनों में अंडर परफॉर्मेंस 1 से 2% तक भी था, कभी 3% भी होता है। दैट मीन स्मॉल कैप में एक बेस फॉर्मेशन जरूर हो रहा है, स्पेशली हैवी वेट्स में। जैसे एनएससी स्मॉल कैप 50 जो है, वो 50 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एनएससी स्मॉल कैप 250 से 50 कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखता है। उसमें जो अब बॉटम फॉर्मेशन हुई है वो काफी स्ट्रॉन्ग एंड एविडेंट है। दैट्स अ प्लेस वेयर यू कैन प्ले द मार्केट इफ यू आर करेजियस। ओके, गुड आफ्टरनून फिरोज जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। आपने कहा अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, लगातार ही एक्सपर्ट से बात होती है और यही कहा जाता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी है तो वो कौन से स्टॉक या सेक्टर में है जहाँ पे निवेश करे निवेशक? देखिए, मैं वो एबीसी कह रहा था काफी सालों, 6 से 8 महीनों से। ए इज फॉर ऑटो, बैंकिंग एंड कंजम्पशन। सो आई विल ऐड द डी। अब ऐसे दौर में डिफेंस हमेशा थोड़ा ज्यादा चलता है फॉर द मोमेंटम। अगर आप यूक्रेन की वॉर देखें, तो यूक्रेन की वॉर जब ब्रेकआउट हुई, वहां से पीक जब तक देखा गया, डिफेंस ऑलमोस्ट मूव्ड अप 80%। सो आई थिंक सो डिफेंस सेक्टर एक ऐड कर देता हूँ, एबीसीडी हो जाता है। तो कंजम्पशन अभी तक भागा नहीं है। ऑटो ऑफ कोर्स आउट परफॉर्मेंस आ चुकी है। बैंकिंग बहुत स्थिरता होगी, मेरा ये मानना है, क्योंकि आपकी जो बैंक्स हैं वो टॉप 10 में है। निफ्टी के टॉप 10 कॉन्स्टिट्यूएंट में 4 बैंक्स आर देयर एंड 1 एनबीएफसी इज देयर। बाकी 2 आईटी के स्टॉक हैं, 3 कंजम्पशन के स्टॉक हैं। द बैंकिंग इज सो वेल रिप्रेजेंटेड। और इंडिया का जो पैसा है, जो लिक्विडिटी है, वो इसको बॉयंट रखेगी। तो आपको banking, consumption and defense. Auto is a little overdone. अच्छा फिरोज जी, इस वक्त जिस प्रकार की इस वॉर का जो दायरा है, अब तक अनुजर में कुछ आपके आने से पहले यही बात कर रहे थे कि इसका दायरा शुरू से ही काफ़ी बड़ा है। अमेरिका और इजराइल का अटैक, उसके बाद जो ईरान का रिटेलिएशन था, वो बहुत बड़े दायरे में हुआ। आपकी क्रूड पूरे डायनामिक्स को डिस्टर्ब करेगा। और क्रूड पिछले 1.5 साल से एटलीस्ट हमारे लिए बहुत अच्छी ट्रेजेक्ट्री में था। दैट वाज आई थिंक 65 एंड 68 एंड 70 एंड मैक्सिमम 70। बट सडनली इस क्रूड का 80 की तरफ जाना, या फिर ये वॉर अगर और लंबी खिंचती है, क्रूड डायनामिक्स खराब होते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो में क्रूड इन्फ्लेशन रिलेटेड रिस्क को रिड्यूस करना चाहेंगे, या फिर कर रहे हैं, या फिर सोच रहे हैं उसके बारे में क्या? सर, बिल्कुल क्रूड का इम्पैक्ट हमेशा रहता है वॉर्स में। आप देखें, क्रूड ऑलमोस्ट 75 से 130 गया था रशिया के यूक्रेन को अटैक करने में। 2011 में जो वॉर हुई थी उसमें भी 95 से 125 गया था। गल्फ वॉर में तो 17 से 41 चला गया था। सो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि क्रूड ऊपर जाता है। बट मेरा ये मानना है कि क्रूड, पहले का क्रूड अलग था और आज का थोड़ा अलग है। ऑफ कोर्स इंडिया की जो क्रूड इंपोर्ट्स है वो काफी डिवर्सिफाइड है। 35% आता है हमारे रशिया से आता है, राइट, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इफ यू सी, ईरान से सिर्फ 3.5% आता है। ऑफ कोर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, हाउएवर यू प्रोनाउंस इट,
वो अगर ब्लॉक होता है तो टेम्पररी शॉक्स आते हैं, बट आई थिंक आई एम नॉट टू वरिड अबाउट क्रूड नाउ। क्या ये 100-120 पे जा सकता है? मेरा अंदाजा है कि नहीं जा सकता। और अगर वो वहां नहीं जा सकता तो क्या ये सस्टेन्ड इम्पैक्ट कर सकता है? द आंसर इज नो। ऑफ कोर्स 2008-9 में हमारी जो जीडीपी का जो क्रूड इंपोर्ट था वो ऑलमोस्ट 15% ऑफ आवर जीडीपी। आज 4.5% ऑफ आवर जीडीपी आर क्रूड इंपोर्ट बिल। सो हमारी निर्भरता भी कम हो गई है। सो आई एम नॉट टू वरिड, एंड पोर्टफोलियो हेजिंग की वजह से आई विल नॉट टेक अ 1-2 मंथ कॉल। सो इतना फिक्र नहीं है। 100 के ऊपर जाने की अगर गुंजाइश होती तो मैं जरूर करता। ओके, चलिए फिरोज जी, इन सबसे पहले भी एक सेक्टर मार्केट के लिए ऑलरेडी काफ़ी दिक्कत में था, वो था आईटी। अभी आनंद राठी में आप क्या कर रहे हैं स्पेस में? इतनी बड़ी करेक्शन के बाद क्या निबलिंग कर रहे हैं या फिर अभी अवॉइड करेंगे? मैं और थोड़े दिन अवॉइड करूंगा, बिकॉज बहुत सारा और आईटी ऑफ कोर्स जो टाई अप्स करने की सोच रही है इंडियन कंपनीज, उधर भी काफी टर्मोइल है। आई थिंक यू बेटर ऑफ नॉट बी हैविंग आईटी। कैसे वो पैन आउट करता है, वो जियोपॉलिटिक्स में भी घुसने की कोशिश हो रही है उनकी, मतलब उनको घुसाया जा रहा है। सो आई वुड से आई वुड स्टे अवे फ्रॉम आईटी, बिकॉज सेंटिमेंट खराब है तो यू विल बी चेजिंग योर ओन टेल इफ यू आर चेजिंग। ओके, अभी भी आप दूरी बना के रख रहे हैं। फिरोज जी, ब्रेंट क्रूड की हमने चर्चा कर ली। दूसरी कमोडिटी जैसे गोल्ड एंड सिल्वर, वॉर के मद्देनज़र ये भी चर्चा का विषय बनता है। 2025 भी हमने देखा, आप 26 की शुरुआत में भी गोल्ड एंड सिल्वर में जिस तरीके से तेज़ी है, इसके बाद अब क्या कर रहे हैं आप? हालिया वॉर के बाद, युद्ध की जो सिचुएशन बनी है उसके बाद आपका टेक क्या होगा गोल्ड और सिल्वर पर? मैडम, मेरा तो हमेशा यही टेक रहा है कि अगर आपके पास डेट है एज एन इन्वेस्टर, वो डेट को अगर आप आधा गोल्ड में तब्दील करते हैं स्टैगर करके, 5,400 के लेवल पे तो बिल्कुल नहीं, स्टैगर करके, तो आप गोल्ड जरूर ले सकते हैं। अब जैसे मेरे पोर्टफोलियो में बिल्कुल डेट नहीं है, कोई एडवाइजर वेल्थ मैनेजर, मेरे पास 393 वेल्थ मैनेजर्स कोलीग्स हैं, उनके पास भी डेट नहीं है, तो उनका गोल्ड से कोई लेना देना नहीं है मेरे हिसाब से। इक्विटीज को खुद ही, इक्विटी अपना खुद का हेज है, वक्त इक्विटी को हेज कर लेता है। यू डोंट हैव टू डबल डू योर हेज, दैट्स माय बिलीफ। एंड वक्त ने बताया है और डेटा भी बताता है कि भाई 4 साल की रोलिंग में ऐसे समय से लॉस नहीं हो सकती। सो कमिंग बैक, गोल्ड खरीद सकते हैं, डेट रिप्लेसमेंट हो सकता है, स्टैगर करके खरीदे गोल्ड। अगर आज की वॉर के बाद भी अगर पीक पे वापस नहीं पहुंचा है 5550, तो देयर इज नॉट सो मच हेडरूम। इसके बाद अगर आप पीक को रीएस्टैब्लिश नहीं किए हैं, दो बोथ ऑन गोल्ड एंड सिल्वर, सिल्वर का ऑलमोस्ट $121 का पीक था, आज हम 193-94 पे हैं। सिल्वर तो आई वुड बी वेरी वेरी वेरी, बिकॉज उसमें काफी एल्गोरिथमिक ट्रेडर्स हैं कॉमेक्स में, वो बहुत इजीली लोगों को नुकसान दे सकता है। सो गोल्ड रिप्लेसमेंट टू डेट, स्टैगर, प्लीज स्टैगर। अच्छा फिरोज जी, अभी हमने पूरे 24-23 के मिड से लेकर 25 के बिगिनिंग तक और इनफैक्ट मिड तक न्यू एज स्टॉक्स में अच्छा पैसा बनता देखा। नायका में देखा है, एटर्नल में देखा है। एटर्नल तो आई मीन ऑलमोस्ट आईपीओ के बाद कोलैप्स हुआ, 60 से लेकर हमने ऑलमोस्ट 325 तक का मूव देखा। बट सडनली जब प्रमोटर अपने उस कोर वेंचर से हट के डेविएट करके दूसरे वेंचर्स की तरफ फोकस करना शुरू करे, ये एटर्नल की केस की स्टोरी बनी है, लास्ट वीक से डेवलप हुई है। ऐसे फंड मैनेजर आप कैसे रीड करते हैं इसे? आप क्या उस स्टॉक पे व्यू लेंगे आप? एटर्नल पे स्पेसिफिकली कमेंट करने की क्षमता नहीं रखता हूं, बट मैं आपको एक चीज, एक दिशा में बता सकता हूं कि हो क्या रहा है। क्या होता है कि जो न्यू एज बिजनेसेस हैं उसमें ओनरशिप प्रमोटर के पास कम होती है, और इनकी जब आईपीओ की लिस्टिंग होती है तो ये इंडिसेस में आ जाते हैं। आप अगर देखें, दिस इज जस्ट अ फैक्ट, इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन ऑन एटर्नल टू बाय और सेल। इसमें प्रमोटर की डेफिनेशन में कोई नहीं, ओके, कोई प्रमोटर की डेफिनेशन ही नहीं, मतलब जीरो होल्डिंग है प्रमोटर की। सो इससे क्या होता है कि फ्री फ्लोट बहुत ज्यादा होती है, 70-75% की फ्री फ्लोट है इस स्टॉक की। अगर आप निफ्टी में आ जाते हैं और 75% की फ्री फ्लोट रखते हैं, तो आप ऑलमोस्ट 14 स्टॉक हो गए हैं निफ्टी में। अगर 14 स्टॉक हो जाते हैं, उसकी वजह से आपको जो पैसा आता है वो एक वाइंडिंग साइकिल होता है, एक अनवाइंडिंग साइकिल होता है। जब वाइंडिंग साइकिल होता है, पैसा आता है, परफॉर्मेंस आती है, वेट बढ़ता है, वेट बढ़ता है, और पैसा आता है, उससे और परफॉर्मेंस आती है। दिस इज द सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। जब वो अनवाइंडिंग साइकिल होती है तो भी वो अनवाइंडिंग वैसी होती है, अंडर परफॉर्मेंस आता है, वेट कम होता है, वेट कम होता है, पैसा निकलता है, वापस अंडर परफॉर्मेंस होती है, वापस वेट कम होता है। सो ये न्यू एज स्टॉक जिसमें प्रमोटर होल्डिंग नहीं होती है इतनी ज्यादा,
क्योंकि प्राइवेट इक्विटी में पैसा रेस कर चुके होते हैं वो, और आईपीओ में वो प्राइवेट इक्विटी वाला एग्जिट कर रहा होता है। तो इसमें जो वेट्स आती हैं, जैसे निफ्टी की सबसे छोटी वेट फ्री फ्लोट की 52,000 करोड़ की है, 10 साल पहले 6,000 करोड़ की थी, और 5 साल पहले भी इंसिडेंटली कोविड के टाइम पे 7,000 करोड़ की फ्री फ्लोट वाली कंपनी निफ्टी के अंदर थी। आज 52,000 करोड़ की सबसे छोटी फ्री फ्लोट है। अब एटर्नल की अगर आप बात करें, ओनली डेटा, आई एम नॉट रिकमेंडिंग, नॉट डू आई हैव द एबिलिटी टू रेकमेंड, उसकी फ्री फ्लोट आएगी ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़। तो उससे जो वेट आएगा वो तो इंडेक्स फंड में चला जाएगा। ईपीएफओ इन्वेस्ट ओनली इन इंडेक्स फंड्स टू एएमसीज, एसबीआई यूटीआई के माध्यम से 7-8 लाख करोड़ ईपीएफओ ने डाले हुए निफ्टी और सेंसेक्स में। So you get a large push from the liquidity being in the index due to lower free float, higher free float. ओके चलिए, तो एटर्नल पे इनफैक्ट ऐसे केसेस पे आपका ये व्यू था। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी पहलुओं पर अपनी राय रखी। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।